सो हेलो माय डियर इंचेक रापचे कॉम्यान्स, कैसे हो यार आप सब? उम्मीद है सब होंगे मस्त, बिंदास, झकास, हमेशा आजाद, मुस्कुराते, प्यारे, न्यारे, क्यूटी पाई से लग रहे होंगे। तो फिर इस उम्मीद के साथ चलो फिर से शुरू करते हैं एक और नई सी क्लास। तो निकू भैया है, आज क्या खास लाए? तो देखो भाई, आज मैं आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 9 लेकर आ गया हूं। लेक्चर नंबर 9 करेंगे आज अपन भैया जी। लेक्चर नंबर 9 करेंगे किसका भैया जी? तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हाँ जी, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पर पहले जरा हाजिरी लगा दो भाई, फिर एक स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो भैया जी इससे पहले हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न करने थे हमारे आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। तो अभी अपन देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारी की पूंजी खाता हमें आज सीखना है ना। तो हमने भैया जी कुछ पॉइंटर्स तो कल सीख लिए थे, उम्मीद है कि आप लोगों ने याद रखे होंगे। प्लीज छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज की फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर जो फॉर्मूला होता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो आपको ध्यान रखना है उसका, है ना। अब आइए, कल हमने जो कुछ पढ़ा था उसमें और भी नई बातें होती हैं, थोड़ा उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं ना। नई बातें कैसे होती है? जैसे अब मुझे बिहार बोर्ड में तो नॉर्मली इस टाइप से नहीं पूछा जाता है, लेकिन सीयूईटी में या सीबीएसई बोर्ड्स में इस टाइप से भी पूछा जाता है। तो आप उन बच्चों से भी पीछे ना रहें, या कभी अगर आप आगे चल के कभी किसी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे से मिले तो ऐसा ना लगे आपको कि यार ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया, या ऐसा होता नहीं है, या क्या है ये, कौन सी विचित्र बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर ना एक और फॉर्मूला भी यूज होता है, जैसे अपन ने कल सीखा था ना 12+1, 12+0, 12-1, ऐसा क्यों होता है ना। ये मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करते हो, कहाँ गया यार वो वर्किंग लाया क्या मैं? जो वर्किंग नहीं लाया हुआ वो पिछली क्लास में जो बताया था मैंने कि एक महीना बच जाता है तो +1, अगर एंड में है तो एक महीना कट जाता है इसलिए -1, और अगर मिड में है तो सेम रहता है। अब इसको निकालने के और भी तरीके होते हैं। तो देखिए, जैसे मैं अगर मंथ की बात करूं तो क्या होता है ना कि सीबीएसई में कई बार ना ये वाला फॉर्मूला तो सब में कॉमन ही है, तो वो इससे रिलेटेड ना होकर ये सवाल पूछता है। जैसे इनको अगर अपन सॉल्व करें, ठीक है जी, अगर इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 12+1 13, तो 13/2 इंटू 1/12। अब 2 से इसको काट दोगे तो 6.5 हो जाएगा, तो ये हो गया 6.5/12। तो कई बार जब सीबीएसई बोर्ड में सवाल आता है ना, तो ऐसा भी आता है कि 6.5 किससे रिलेटेड है ना, या सीयूटी में इस टाइप से आ सकता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। भैया जी ये 6.5 किससे रिलेटेड? तो आपको ध्यान रखना है 6.5 मतलब 12+1/2 यानी 13/2, तो 6.5 होता है। तो ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ से रिलेटेड है, ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर आप इसका करोगे तो ये 12+0/2 इंटू 1/12, तो 12+0 का मतलब होता है 12, है ना, इसका मतलब होता है 12, तो 12/2 इंटू 1/12। तो ये इससे इसको काट सकते हो आप, है ना, तो आ जाएगा हाफ, है ना, हाफ आ जाएगा। या फिर इसको कई बार क्या लिख दिया जाता है? 6/12, 6/12 भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है जी। तो ये लिखने के कई बार तरीके होते हैं, है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया, है ना। अगर आप मान लो इसको ऐसे ना लिखे जैसे लिखा जाता है, मैं वैसे बताता हूँ। तो 12/2 इंटू 1/12, तो 2 से इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 6, तो ये 6/12। आप इसको काट सकते हो 1/2, लेकिन जैसे ये 6.5 है इसलिए मैंने इसको 6 रहने दिया है। अगर काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे इसमें आएगा 12-1 कितना होता है? 11, 11/2 कितना होता है भैया जी? 5.5। तो अब आप समझ गए ना, यहाँ पे 5.5/12 भी हो सकता है। तो कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि 5.5 किससे रिलेटेबल होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ हो, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ हो, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है जी, ये आपको बस ध्यान रखना है। ओके भैया जी, फिर अब इसी में भी ऐसे कर लो, 12+3/2 तो 7.5, तो ये हो गया 7.5/12। इसके केस में 6 ही रहेगा, 6/12 ही रहेगा। इसके केस में 12 में से 3 काटे तो 9, 9 में से 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 4.5/12, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर तरीके हैं अलग अलग तरीके से लिखने के। ये सीबीएसई बोर्ड या सीयूटी में ज्यादा आता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। हाफ ईयरली का केस होगा तो 12+6, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड क्या होते हैं 12+6/2, तो 9, तो 9/12। ये हमेशा 6/12 ही रहेगा, ठीक है जी। पर इसमें 9/12 और ये सब कहां से आ रहा है? ये इसके लिए आ रहा है, सिर्फ इसके लिए आ रहा है, ठीक है जी। सिर्फ इसकी बात अगर की जाए तो ऐसे भी कई बार सवाल आ जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन निकालने के लिए नहीं पूछे, डायरेक्ट पूछ लो, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी आप निक्कू भैया के कॉमेंट्स हो, आपको तो पता ही होना चाहिए। चलिए फिर यहां पर आ जाएगा 12 में से 6 काटे तो 6 ही बचे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/12। हाँ जी, समझ गए। ये शॉर्ट में ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। सर नींद आ रही है, मुंह पे पानी मारे, जल्द से जल्द ठंडा ठंडा पानी मारे, नींद को भगा के माने। चलिए
भूल गए कि अपन लोगों का डायलॉग है, अब की बार 100 की भरमार। ठीक है जी, इसी उम्मीद के साथ आए हम बिहार बोर्ड में, अब की बार 100 की भरमार। हाँ जी, तो एक बार जरा बता दें, टमाटर भेज दें, यहां तक सब ठीक है। चलें आगे अब। आर्यन जी कह रहे अरे सर समझ में, आर्यन जी क्या समझ में नहीं आया? देखो ये हमारा फुल क्वेश्चन था। अगर कल की क्लास नहीं ली आर्यन जी, बहुत गलत बात है, पहले कल की क्लास ले लो। अगर ले ली है तो देखो ये हमारा पूरा ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है कि अगर बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर होगा तो फॉर्मूला ये है, मिड ऑफ द हाफ ईयर होगा तो फॉर्मूला ये है, लास्ट डे ऑफ द हाफ ईयर होगा तो फॉर्मूला ये है। अगर क्वार्टर की बात होगी तो फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर होगा या बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर होगा तो ये फॉर्मूला है, मिड का ये फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला है, यहां तक है फॉर्मूला, ये है ना, ये फॉर्मूला है, ये प्रॉपर फॉर्मूला है। ठीक है जी, ये प्रॉपर फॉर्मूला है, ये प्रॉपर फॉर्मूला है। लेकिन क्या होता है कि सीबीएसई में फॉर्मूला ना पूछकर वो कई बार क्या करते हैं, ये सिर्फ इतने से सवाल पूछ लेते हैं कि 12 + 1 / 2 है ना, तो 6.5 किससे रिलेटेड है? तो आपके दिमाग की बुद्धि तेज होनी चाहिए। 6.5 मतलब क्या हुआ, 12 + 1 13, 13 / 2, तो 6.5 हुआ ना, तो यानी कि इससे रिलेटेबल है। किससे रिलेटेबल है? फर्स्ट डे ऑफ बिगिनिंग ऑफ द मंथ से रिलेटेड है। ठीक है जी, ऑफ द मंथ होता है ये। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, है ना, अब पढ़ाई करने आए तो थोड़ी चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी। तो उसी के बेस पे मैंने बताया 12 + 0 यानी कि 6/12 लिख दो, 12 - 1 यानी 11/2, तो 5.5/12 हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है, आपको ये याद रखना है बस, है ना। ठीक है जी, और ये सीयूटी में भी आता है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है ना, वरना आपके बोर्ड में इतना डिटेलिंग में सवाल शायद ही आएगा, लेकिन आ जाए तो फिर अब की बार, मतलब मैं तो अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर सारे सब्जेक्ट मिला के आपको 450 की उम्मीद है तो मैं तो उम्मीद करूंगा 500 में से 500 आए, है ना। चलिए जी, ठीक है ना। अब इसको निकालने का एक और तरीका भी है जो आपको अलग अलग रिफ्रेशर्स में मिल सकता है। हो सकता है आप में से कोई इंग्लिश बोर्ड का बच्चा हो, है ना, और हो सकता है उसको लगे कि नहीं यार मैं तो सीबीएसई की बुक्स भी जरा देख लूं। अब उस बुक में देखोगे तो हो सकता है आपको वो फॉर्मूला दिखाई दे। अब वो फॉर्मूला ना मेरे लिए काम का नहीं होता, मैं वो फॉर्मूला नहीं कराता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरी बुक से भी क्वेश्चंस करते हैं, तो उनको लगता है ये कौन से विचित्र फॉर्मूला है भाई, निक्को भैया तो ऐसा फॉर्मूला कराया ही नहीं है। तो पहले मैं नहीं कराता था, अब मैं बच्चों को बता देता हूं कि इस फॉर्मूले को निकालने का एक और तरीका भी है। क्या है भैया जी, ध्यान से देखिएगा ना, ये तरीका तो आप समझ गया ना, ये वाला एक और तरीका होता है ये निकालने का, है ना। इसको कहते हैं अपन एवरेज पीरियड। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड। हालांकि ये ना कभी कभी कई सिचुएशन में कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए मैं इसको फॉलो नहीं कराता। अपन ने जिस तरीके से किया आप उसी को फॉलो कीजिए। बट क्योंकि अगर आपने कोई किताब देखी उसमें ऐसा फॉर्मूला देख लिया तो ये मत सोचना कि अरे हमारे मास्टर ने तो ये कराया ही नहीं, हमारे अध्यापक जी ने तो ये कराया ही नहीं, निक्को बयान तो ये कराया ही नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज टाइम पीरियड निकालने का एक और तरीका है टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट विड्रॉवल। यानी जब आपने पहली बार पैसा निकाला तब से लेकर टाइम लेफ्ट, प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट विड्रॉवल डिवाइडेड बाय 2। ये भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। अगर आप कोई और बुक फॉलो करते हो या आपको लगा कि यार सीबीएसई वाले बच्चों से भी जरा पूछा जाए, क्योंकि हम तो मानते हैं भाई नॉलेज है ना, नॉलेज है भैया जी। अगर आपके आसपास कोई सीबीएसई वाला हो तो उससे भी आपकी नॉलेज कम थोड़ी होनी चाहिए, है ना, या फिर कोई किसी और बोर्ड वाला हो, है ना। तो भैया जी कम से कम थियोरेटिकल नॉलेज तो आपकी सेम होनी चाहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वहां आते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते, है ना। लेकिन सीयूटी के लिए जो इतना भी सही है वो सब हम करेंगे। सीए के लिए थोड़ा बहुत हम यहाँ करेंगे, बाकी आप वहां जाके करोगे जब उनके बैचेज या उनकी पढ़ाई करोगे। अब भैया जी ये फॉर्मूला थोड़ा समझा देते तो मजा आ जाता। ये क्या है? टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट विड्रॉवल और टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट विड्रॉवल। तो देखिए, जैसे अगर अपन बिगिनिंग की बात करते हैं ना, बिगिनिंग की बात करते हैं तो हम सबसे पहली बार पैसा कब निकालते हैं? 1 अप्रैल को निकालते हैं। तो अगर मैं 1 अप्रैल से बात करूं तो हर 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त आपने पैसा निकाला, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च में हुए 12 महीने, है ना। तो अगर मैं बिगिनिंग की बात करूं तो ये हो गया 12। तो पहली बार जब आपने पैसे निकाले उसके बाद कितने महीने रह गए थे? 12 महीने। अब इसी केस में सबसे लास्ट का विड्रॉवल कब होता है? 1 मार्च को विड्रॉवल होता है। कब होता है? 1 मार्च को आप सबसे आखिरी बार विड्रॉ करते हो, है ना। 1 मार्च के बाद तो फिर आप जो अगला विड्रॉवल करोगे वो 1 अप्रैल को करोगे, तो 1 महीने का गैप है। तो यानी कि भैया जी फर्स्ट विड्रॉवल और लास्ट विड्रॉवल में 1 महीना हो गया, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया।
तो ये 13/2 हो गया। तो ये ऐसे भी आ जाता है। अब मिड का केस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैं बच्चों को नहीं कराता, क्योंकि कई बच्चे इसको पकड़ नहीं पाते। अब मिड में अगर आप देखोगे तो आप अप्रैल के कौन से महीने में विड्रॉ करोगे? मिड में, यानी कि 15 अप्रैल को। अगर मिड में आप विड्रॉ करते हो तो आप कब विड्रॉ कर रहे हो? 15 अप्रैल को। अब अगर भैया मैं 15 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर भैया मैं 15 अप्रैल को पहली बार विड्रॉ कर रहा हूं तो ऊपर के 15 दिन तो गायब, क्योंकि उससे पहले तो मैंने विड्रॉ ही नहीं किया, तो उन 15 दिन पे तो मुझे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो यहां 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अगर आप गिनोगे तो आपका आएगा 11.5। ठीक है जी, ओके जी। अब आप हर 15 तारीख को पैसे निकाल रहे हो, तो 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 15 मार्च को आपने आखिरी विड्रॉवल किया, फिर उसके बाद वाला विड्रॉवल तो अगली साल में चला जाएगा। तो 15 मार्च से 31 मार्च भी तो 15 दिन का गैप रह गया, तो 0.5/2, तो इसलिए ये 6 हो जाता है। ठीक है जी, 11.5, 0.5 कितना होगा? 12, 12/2 6, ये देखो। ठीक है जी, तो ये तरीका है, मैंने बस आपको फॉर्मूला बता दिया, थोड़ा सा समझा दिया कि इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, बट ये फॉर्मूला कई बार कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए अपन तो अपना वाला सिस्टम सबसे सिंपल लगता है मुझे, और हम इसी तरीके से करेंगे। प्लीज अगर किसी को ये वाली बात समझ में ना आई हो तो भूल जाना, क्योंकि एग्जाम में कभी आपको नहीं आएगा कि इस मेथड से करो कि इससे करो, आपको सवाल आएगा, उसका आपको आंसर देना है, बात खत्म। ठीक है जी, तो इसीलिए ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है, अगर कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहे इधर से उधर और किताबों से सवाल करना चाहे, अब उसको किसी किताब में ये फॉर्मूला दिख गया तो वो सोचे कि ये कौन सा अजीबोगरीब फॉर्मूला है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए जी, अब चलते हैं अपन आगे और करते हैं सवाल जवाब। आप में से कितने लोग होमवर्क करके आए हैं? हाँ तनुजा जी, अगर कंफ्यूजिंग है तो छोड़ दीजिएगा, है ना। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो दूसरे दूसरे किताबों को करते हैं और फिर उनको लगता है कि निकू भैया ने कराया नहीं, है ना। सर ये वाला पता था मुझे, अच्छा फिर तो और अच्छी बात है, चलिए गुड। हाँ जी, तो हमने सारे तरीके से करवा दिया भाई, किसी भी किताब से आप देखना आपको मिल जाएगा। हाँ जी, तो कोई करके आया होमवर्क? सब मैंने करा, ओके, फिर तो करा है तो ठीक है, साथ में करें और इसको आंसर दें। मुझे उम्मीद थी कि बहुत लोग नहीं करके आएंगे। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री रामधारी से दिनकर। रामधारी से दिनकर जी को तो जानते होंगे आप, एक महान कवि थे। अगर आप में से कोई कवि छिपा हुआ हो तो आफ्टर द क्लास जरूर अपने कविताएं मुझे भेजे, मैं पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो भैया जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 9% पर एनम। ठीक है जी, तो ब्याज का रेट तो हमें दिया हुआ है और पर एनम ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ईच अल्टरनेटिव केसेस। अब सबसे पहला केस है ना, तो एक एक करके केस को सॉल्व करते हैं भाई, फटाफट करेंगे, है ना, फटाफट करेंगे। सबसे पहला केस, अगर आप लोग साथ में करोगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। बिलियनियर जी क्या बात समझ में नहीं आई, थोड़ा वो बता दो, ऐसा मत लिखो कि सर समझ नहीं आया, क्या बात समझ में नहीं आई? 6.5 निकालना समझ में नहीं आया, 7.5 निकालना समझ में नहीं आया, या फिर जो ये एवरेज टाइम पीरियड और वो वाला मैंने बोला है। नॉर्मली क्या होता है, दो अलग अलग फॉर्मूले कराए तो कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो जो हमने फॉर्मूला सिखाया आपको फॉर्मूला याद रखना है, कहीं आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये फॉर्मूला आपने निकाला कैसे, इसकी डेरिवेशन बताओ, ये सब नहीं पूछा जाता है ना। आपको फॉर्मूला मिलेगा, अगर फॉर्मूला याद है आपको तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब मिलकर सवाल सॉल्व करेंगे। इफ यू विड्रॉ 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर भैया ये 4000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, हर महीने विड्रॉ कर रहा है और हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है भैया जी? फर्स्ट केस में 4000 इंटू 12, ठीक है जी, 4000 इंटू 12, इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, ज्यादा ही छोटा हो गया। हाँ जी, प्लीज मिलकर सॉल्व करेंगे, है ना। 4000 इंटू 12 इंटू पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ, ठीक है जी, ओके। फिर क्या आ गया भैया जी? 9% पर एनम, तो इंटू 9/100, ठीक है जी, ये परसेंटेज हो गया, इंटू अब एवरेज पीरियड निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए भैया जी? ये भैया बिगिनिंग का केस है, किसका केस है? बिगिनिंग का। तो बिगिनिंग के केस में 12 + 1 13 होता है, हाँ जी, तो 12 + 1 13/2 इंटू 1/12, क्योंकि आप प्रोडक्ट मेथड की तरह कर रहे हो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 12 से ये 12 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, इस 2 से ये कट गया, तो 20 हो गया, तो 20 और 9 180, 180 और 13, हाँ जी बता दीजिए। 2340, वेरी गुड अविनाश जी, तो 2340 इज द आंसर। लो भैया जी पहला आ गया, सिंपल। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कहीं कोई लोचा नहीं आएगा। सेकंड
फर्स्ट हो गया। इफ ही विड्रॉ 5000 पर मंथ, 5000 रुपए पर महीने, हर महीने विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एंड का सवाल है, एंड का सवाल है, तो ये देखो 5000 इंटू 12 इंटू परसेंटेज तो 9% ही है, तो 9/100 इंटू, अब एंड का सवाल है भैया जी, तो एंड में क्या होता है 12 - 1 होता है, तो 11/2। फॉर्मूला याद रख लिया तो ये खेल खत्म हो जाएगा। इंटू 1/12 इक्वल टू, अब सॉल्व कर लो, तो 2 0 से 2 0। अब एंड का सवाल है, एंड का सवाल है, तो ये देखो 5000 इंटू 12 इंटू परसेंटेज तो 9% ही है, तो 9/100 इंटू, अब एंड का सवाल है भैया जी, तो एंड में क्या होता है 12 - 1 होता है, तो 11/2। फॉर्मूला याद रख लिया तो ये खेल खत्म हो जाएगा। इंटू 1/12 इक्वल टू, अब सॉल्व कर लो, तो 2 0 से 2 0, 1 12 से 1 12, इससे इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा। इसका बता दीजिए कितना आ रहा है। रोशन जी ने 2 3 4 0 निकाला है। 12 - 1 तनुजा जी ने बता दिया है, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 25 और 9 कितना होता है 225। 225 तो 11 से, तो 55 का 5, 11 दूनी 22 और तो 7, 11 दूनी 22 और 2475 आया किसी का 2475। वेरी गुड। श्रुति, सृजन, अविनाश, शगुफ्ता, तनुजा, ऊपर भी 3 4 नाम चले गए। वेरी गुड। खुशी, जितने भी लोग आंसर निकाल रहे हैं वेरी गुड। देखो हर बार मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, परंतु अगर आप लोग सही आंसर निकाल रहे हो ना, तो मेरी ओर से अपनी पीठ थपथपाते रहना। हर्ष, तृप्ति, ठीक है, ऐसे पीठ थपथपाते रहना। यस यस ऐसे बोलते रहना। वेरी गुड, खुद को वेरी गुड बोलते रहो। नाउ इफ यू विड्रॉ 6000 पर मंथ, भैया कह रहे हैं कि 6000 रुपए पर मंथ निकालता है, लेकिन ये तो बताया ही नहीं बिगिनिंग का है कि एंड का है। तो जब कुछ नहीं बताया होता है तो एज्यूम मिड। तो आप क्या एज्यूम करोगे कि ये मिड का है। क्या एज्यूम करोगे, ये मिड का है। अब देखो हिंदी में भी ये लिखा हुआ है, पर ये बहुत नॉर्मल इंग्लिश है, इसलिए मैं एक साथ कर रहा हूं, है ना। वरना आप में से कोई कहे भैया हिंदी में नहीं बता रहे। यदि उन्होंने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 4000 का प्रतिमाह निकाले, यदि उन्होंने प्रत्येक माह के अंत में 5000 रुपए प्रतिमाह निकाले, है ना। यहाँ पे रेट वेट सब दिया हुआ है। धारी के आहरण पर 9% वर्ष की दर से ब्याज की गणना करनी है। तो ये सिंपल इंग्लिश है, इसमें कोई ऐसा अलग नहीं है कि आप हिंदी में नहीं है तो आप क्वेश्चन पढ़ नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने आपको वो करा दिया। यदि उन्होंने 6000 रुपए प्रतिमाह निकाले, लेकिन ये नहीं बताया शुरुआत में निकाले कि अंत में निकाले कि कब निकाले, तो आप हमेशा इसको मिड में मानोगे। ठीक है जी, मिड में मानोगे। तो मिड में मानोगे तो आप कैलकुलेट कर लो ना, कितना था 6000। ये आ गया भेजिए आपका 6000 इंटू 12 इंटू 9/100 इंटू मिडिल है तो 12 + 0 तो 12/2 ही रहेगा, इंटू 1/12 इक्वल टू 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, और इससे इसको काट देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 और 12 360, 360 में करेंगे तो 0, तो 3240 आ रहा है शायद। इतना ही आ रहा है क्या 3240? हाँ जी, एपी जी ने बता दिया, उसके ऊपर भी कुछ नाम थे, उन्होंने भी बता दिया। वेरी गुड यार, आप लोग तो आंसर दे रहे हो यार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब थर्ड के बाद बारी आती है फोर्थ की। फोर्थ क्या कहता है भैया? फोर्थ, इफ ही विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब ध्यान से देखना, 72,000। अब देखो अगर उसने कह दिया 6000 रुपए पर मंथ, या उसने कह दिया 72,000, तो 72,000 का मतलब उसने टोटल अमाउंट दे दिया, पर मंथ नहीं दिया। ये हर महीने का अमाउंट नहीं है, पूरे साल का है। ये सब हर महीने का था। पीएम पीएम मतलब कि पर मंथ पर मंथ पर मंथ, है ना। पर ये पूरे साल का दे दिया, तो 6 × 12 को हो गए तब भी 72 ही आता है ना। तो बस फिर इसको सॉल्व कर देंगे। 72,000 इंटू 9/100। अब मुझे ये 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे साल का दिया हुआ है। बस इसी बात को आपको याद रखना है। बाकी भैया जी ये कब निकाला है ये वो हमें बताया हुआ नहीं है। तो जब 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 डेट ऑफ ड्रॉइंग ना गिवन हो, थ्योरी का रूल याद है ना, थ्योरी में रूल पढ़ाया था मैंने, वो जो 6 रूल पढ़ाए थे उसमें से एक रूल है, अगर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग गिवन हो और रेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन हो, यानी कि अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, डेट गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है, आधा कर देना है। तो बात खत्म हो गई। इंटू 1/2, ठीक है जी, ये लीजिए। या फिर 12/2 इंटू 1/2 12 करोगे तब भी ये हाफ ही आएगा, है ना। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। 2 से अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 360। अब 360 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से यही हो जाएगा 3240। ठीक है जी, सिंपल। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दुर्गेश, खुशी, एपी, ठीक है। चलिए अब फोर्थ के बाद,
फिफ्थ केस थोड़ा सा बड़ा है, एंड में कर लेते हैं, प्रोडक्ट मेथड है ना, तो प्रोडक्ट मेथड बाद में करते हैं, पहले सिक्स्थ केस कर लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ केस है ना, प्रोडक्ट मेथड से करना है इनको, या चलो कर ही लेते हैं, यहाँ पे फिफ्थ केस यहाँ कर देता हूं मैं, है ना। फिफ्थ केस, तो सबसे पहले आप लिखोगे डेट, फिर लिखोगे अमाउंट, फिर नंबर ऑफ मंथ जो मार्च तक में हुए, फिर अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ का मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट। ठीक है जी, लीजिए भैया, तो इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हाथों हाथ कर लेते हैं। तो 1 जुलाई 2020 है, 30 अप्रैल है, तो 30/4/20, तो 30/4/20, 30/4, 1 जुलाई 1 अक्टूबर, 1 जुलाई 20, 1 अक्टूबर 20, फिर 30 नवंबर और 31 मार्च, तो 30 नवंबर यानी कि 11, 20 और 31 मार्च 21। ठीक है, तो ये हमें इसने दे दिया, फिर इसने हमें वो दे दिया अमाउंट, तो 10,000, 15,000, 18,000, तो आ जाएगा 10,000, 15,000, 18,000, फिर 12,000 और 20,000, 12,000 और 20,000। ठीक है जी, आ गया भैया जी। अब क्या करें भैया जी, तो अब आपको देखना है 30/4 से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, तो बताइए यार 30/4 से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने पहले निकाल लिया क्या? ओके, पहले निकाल दिया, चलो देखते हैं अभी। तो ये हो जाएगा भैया जी, यहां से यहां गिरेंगे तो ये हो जाएगा 11 महीने। कैसे भैया 11 महीने? क्योंकि सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब आप अप्रैल से मार्च मत गिनो, अरे सिंपल सी बात है, 30 अप्रैल है तो अप्रैल हटा दो, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीना हट गया क्योंकि 30 अप्रैल को निकाला है, तो अप्रैल में तो कोई ब्याज लगेगा नहीं, है ना, एक महीना हटा दो तो 11 आ गया। फिर जुलाई, अब जुलाई में अगर आप देखोगे तो 1 जुलाई है, तो जुलाई का मंथ गिना जाएगा, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का मंथ नहीं गिना जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपने पैसे निकाले, तो 3 महीने फुर्र कर दो, तो यानी कि भैया जी मेरे पास 9 महीने बचे, तो ये 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गिनोगे आप 1 अक्टूबर से, तो 6 महीने आता है, तो ये 6 महीने हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेना है ना, इतना तो आप लोग 11th भी पढ़ चुके हो, तो आपको पता है कैलकुलेशन कैसे होती है। 30 नवंबर, तो 30 तो खत्म हो गई, तो नवंबर गिनेंगे नहीं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 महीने। अब भैया ये तो 31 मार्च लिखा हुआ है, तो इसमें तो कुछ महीना ही नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर तो 0 ही आ जाएगा, हटा दो इसका तो भैया जी। अब यहाँ कर लो, तो 10 और 11 तो 1,10,000, फिर 15 × 9 तो 1,35,000, फिर 18 × 6 1,08,000, फिर भैया जी 12 × 4 तो ये हो जाएगा 48,000। अब आप इसकी टोटलिंग कर लोगे। हाँ जी, तो कितनी आ रही है इसकी टोटलिंग, कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा, या फिर मैं कंप्यूटर से यूज कर लूं? वैसे कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है तो आप करना मत, मैं बस चाह रहा हूं कि थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन हो जाए इसलिए कर रहा हूं, वरना नॉर्मली हम करते नहीं है। चार लाख 1,000 त्रिशा जी ने निकाल दिया, ओके ठीक है, 4,01,000 मेरा भी यही आ रहा है भाई, देख लेना यही आ रहा है ना। अच्छा, एग्जाम में आपको कैल्सी अलाउ नहीं है तो मत करना कैल्सी का इस्तेमाल, अभी तो अपन को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा हम चाहते हैं क्लास में जल्दी हो जाए। अब भैया इसका फॉर्मूला लगा दो, तो 401,123 × 9/100 इंटू 1/12, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 3 से इसको काटेंगे तो 1,2,0,3,0 हो जाएगा, है ना, 1,2,0,3,0,1,2 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो 3, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 3 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 30 हो जाएगा, तो 307.5 आ रहा है यार, आप लोगों का कुछ अलग आ रहा है, डबल 0 क्यों आ रहा है? एक बार देखिए 307 आना चाहिए जी, प्लीज एक बार टोटलिंग कर लीजिए, मैं कैल्सी में कर लेता हूँ, है ना। 307 आना चाहिए यार, इतना तो नहीं आना चाहिए जितना आप लोगों का आ रहा है, 31,000 तो बहुत ज्यादा हो गया। इतना ही आ रहा है,
प्लीज चेक कर लीजिए 31,000 जो लोग निकाल रहे हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, इतना ही आ रहा है, मैंने कैलसी से कर लिया है। आप लोगों का भी आ गया? ओके, आप लोगों का भी आ गया ना, ठीक है। फिर प्लीज चेक कर लेना जिन्होंने भी गलत किया है कहाँ गलती हुई है। चलिए भैया, तो फिफ्थ हो गया अपने पास, अब सिक्स की बारी है। अब क्या कह रहा है, इफ ए विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ओहो क्वार्टर का सवाल आ गया, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो भैया एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स। हमने कहा अच्छा जी, तो सिक्स, अब सिक्स में भैया जी आप 12,000 रुपए विड्रॉ तो कर रहे हो, लेकिन 12 से नहीं मल्टीप्लाई होंगे, 4 से मल्टीप्लाई होंगे। क्यों भैया जी? क्योंकि ये क्या है, क्या है, बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर है, तो एक क्वार्टर में 4, मतलब एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। हाँ जी भैया जी, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इनटू 9%, तो 9/100, इनटू 15/2, इनटू 1/12। अब देखो एक और वजह भी है, जैसे कई लोग क्या करते हैं 7.5 लेते हैं, ठीक है जी। अगर आप बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5/12 करोगे, मैं क्या करता हूं 12 + 3 15/2 करता हूं, ठीक है जी। कई लोग कहते हैं यार 7.5 ले लो। अब आप 7.5 लोगे तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, 75 को मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं भैया जी शॉर्ट में लेकर चलता हूँ, मतलब मैं फुल में लेकर चलता हूँ ताकि काटना वाटना आसान हो जाए। अब जैसे इस 4 से इसको काटा तो ये 3 हो गया, इस 3 से इसको काटा तो ये 3 हो गया, ठीक है जी। इस 2 0 से इसको काट दिया तो 2 0 गायब, इस 2 से इसको काट दिया तो ये हो गया 60, और 60 × 3 180, 180 × 15 कितना आ रहा भाई, 180 × 15 बता दो भाई, बता दो। तो 15 0 15, 15 8 120, 120 का 0 कैरी 12, 15 एकम 15 और 12 2700 आ रहा है क्या, 2700 सर आया है, ठीक है 2700 है, ओके ठीक है, एक मिनट। चलिए 2700 आ गया, ठीक है, ओके डन है। फिर 6 के बाद 7 की बारी। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो देखो चुटकी बजा के कर लिया यार अपन ने, कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। कौन है हमारे टक्कर में, कोई नहीं। इफ यू विड्रॉ 18,000 एट द एंड में क्या होता है 12 - 3 कर देते हैं, बस बाकी तो सब ठीक है। अच्छा क्वार्टर में याद रखना भैया 4 से मल्टीप्लाई होगा 12 से नहीं, ये छोटी छोटी बातें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। 18,000 × 4 कर दो भैया, 4 कर दो, कुछ मत करना। और मैंने कहा ओके 9/100। अच्छा भैया एक बात और, अब ये 15 नहीं रहेगा, अब ये 9 हो जाएगा। कैसे, 12 - 3 होगा ना, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं भैया, लेकिन हर क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो इस बार भैया जी 3 प्लस करते हो और एंड में 3 माइनस करते हो, तो 12 - 3 करोगे तो 9/2 हो जाएगा, इंटू 1/12। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस 4 से इसको काटेंगे तो ये 3, इस 3 से इसको काटेंगे तो ये 3, इस 2 0 से इन 2 0 को काट देंगे, इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो 90 और 3 270, तो ये हो जाएगा 2 कितना हो जाता है 81 ना, तो 2430, 2430 श्रुति जी ने निकाल दिया, वेरी गुड। एपी जी ने निकाल दिया, वेरी गुड, ओके ओके वेरी गुड। शगुप्ता जी ने निकाल दिया है, हाँ जी वेरी गुड। थोड़ा मुस्कुराते रहो फिर, त्रिशा, शिवानी, समीर, वेरी गुड। जो लोग निकालते जा रहे हैं भाई, और खुद से ही निकालना यार, छापना अपना मत, क्योंकि भले ही आज आप छापोगे तो आज मैं आपका नाम ले लूंगा, लेकिन लक्ष्य क्या है, टॉपर के दिन आपका नाम होना चाहिए। उस दिन जब हम आपसे मिलने आएंगे तो वहां पर आप मुझे दिखने चाहिए, है ना। इफ ए विड्रॉ 24,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है तो मिडिल का फॉर्मूला लगा दो भैया जी। तो मिडिल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 24,000 इंटू 4 इंटू 9/100 इंटू, भैया मिडिल की बात हो रही है तो उसमें कुछ प्लस नहीं कुछ माइनस नहीं, तो 12/2 इंटू 1/12 इक्वल्स टू, अब कर दो आप इसे। तो भैया जी इस 12 से इस 12 को काट दिया, 2 0 से इसको काट दिया, 2 से इसको काट दिया, तो ये 2 आ गया, नीचे का सब खत्म हो गया है, तो 200 चलिए जी, तो 2 ये और कितना हो गया 480, 480 इंटू 9, तो 480 तो 0 8 9 72 का 2 कैरी 7 और 400, तो 9 और 4 480, 4 9 4 जा 36 और 36 तो 6
कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्या, 2 हो गया, 480 हुआ ना, तो 80 72 से कई 2 36, 4320 यही आ रहा है क्या, 4320 आ रहा है क्या? अच्छा, सूरज, रोशन, रानी, दुर्गेश जी पुराना से दे रहे हैं मुझे, 4320 आ रहा है। ओके मोहन, वेरी गुड, आर्यन, तनुजा, ठीक है, चलिए, त्रिशा, ठीक है, हो गया, बस खत्म बात। तो ये हमारा काम हो गया। अच्छा, ये अभी थोड़ा सा बेसिक सा था। अभी अपन नया टॉपिक करते हैं, फिर कल मैं थोड़े से अलग से सवाल भी दूंगा कि अगर मान लीजिए भैया जी कोई 1 तारीख को विड्रॉ ही नहीं कर रहा, कोई 7वें महीने से विड्रॉ कर रहा है, कोई 9वें महीने से विड्रॉ कर रहा है, तब क्या करेंगे, है ना? तो और भी अपने इंटरेस्ट ड्राइंग के क्वेश्चन होंगे, पर अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो प्लीज जरा टमाटर भेज दें, है ना? अमीशा बिलियनियर जी कहते समझ नहीं आया पर कैलकुलेशन लिख रहे हैं, तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? मासूम, आकाश, शगुफ्ता, अर्पिता, ठीक है जी। चलिए तो प्यार से मुस्कुराहट लाएं और नए टॉपिक पे पहुंच जाएं। आ जाओ भैया जी, नए टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट ड्राइंग खत्म हो गया है। जो भी हमारे हिंदी के प्यारे बच्चे हैं, देखिए इसमें ज्यादा कुछ अंतर था नहीं, इसीलिए मैंने आपको करा दिया है ना? इसको पढ़ने की जरूरत थी नहीं। वर्ष के दौरान उन्होंने 72,000 विड्रॉ किए। ये हमारे पास अगर कोई भी डेट कॉमन ना हो, अमाउंट कॉमन ना हो, तो हम प्रोडक्ट मेथड के साथ जाते हैं ना, उत्पाद विधि कह लीजिए, है ना, या गुणांक विधि कह लीजिए, जो भी आपके यहाँ कहा जाता होगा उसके हिसाब से। यदि उसने प्रत्येक तिमाही प्रारंभ में 12,000, प्रत्येक तिमाही अंत में 18,000 और प्रत्येक तिमाही के बीच में 24,000, तो आपको निकालना है। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए तो अब चलते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। हाँ आए टमाटर, वाह टमाटर बड़े मजेदार, चलिए तो अब हम पहुंचते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है जी। तो भैया जी साझेदारी का पूंजी खाता जिसे अपन कहते हैं, है ना, कि अब भाई हमने साझेदार को क्या देना चाहिए, ये सब तो हमने जान लिया। अब हमें ये भी तो जानना है कि साझेदार का खाता कैसे बनेगा, है ना, है ना। तो भैया जी हमारे पास आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदार का पूंजी खाता। अब इसको बनाने के लिए इन्होंने कहा कि यार इसको बनाने के लिए ना हमारे पास 2 विधि होनी चाहिए। पहली विधि कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई देखो मुझे तो ना ये चावल अलग से रखो, ये दाल अलग से रखो, फिर सलाद अलग से रखो, चोखा अलग से रखो, मेरे को इसमें मजा नहीं आता भाई, मैं तो इन सब की खिचड़ी बना के खाता हूं। आगे पेट में जाके तो सबको मिल ही जाना है, तो क्या इसको अलग अलग से सजाना है, क्यों इतना समय वर्थ में वेस्ट कर जाना है, टाइम भी बनाना है। तो भैया जी कई लोग ऐसे होते हैं जो इस टाइप के होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं भैया हमें अलग अलग नहीं करना, एक साथ हमारे पास परोस दो, हम एक साथ खाएंगे, ठीक है जी। कुछ लोग होते हैं कि नहीं 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 यार, ये सब्जी थोड़ी अलग रखो, चोखा थोड़ा अलग रखो, क्या इसको आपस में मिक्स कर देंगे तो मजा नहीं आता, वो चटनी का टेस्ट नहीं आता भाई, है ना। चटनी भी दाल चावल में ही मिला के खा लो तो मजा नहीं आता है, मेरे को खिचड़ी नहीं बनानी भाई। तो वो लोग अलग अलग करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से 2 विचारधाराएं हमारे यहाँ पैदा हो गई। तो 2 विचारधाराएं पैदा हो गई तो भैया 2 प्रकार के अकाउंट भी बनाने पड़ गए, ठीक है जी। तो यहां पर हम 2 प्रकार के अकाउंट बनाते हैं। एक होता है भैया फिक्स्ड मेथड के हिसाब से, ठीक है, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से। तो फिक्स्ड मेथड में क्या होता है भैया जी, हम चाहते हैं कि हमारा एक खाता अलग रहे और बाकी खाते अलग रहे। तो ये देखिए व्हेन कैपिटल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड फिक्स्ड, देख लो हिंदी में भी है, ऐसी बात नहीं है, है ना, ये रहा, जब पूंजी खाते स्थिर हों, ठीक है जी। तो यहां पर आपको 2 प्रकार के खाते बनाते हैं। अच्छा ये ध्यान रखना, कभी भी खाते का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये डेबिट होता है और जो राइट हैंड साइड होता है ये क्रेडिट होता है, ठीक है जी। ये आपका क्रेडिट साइड होता है और ये आपका डेबिट साइड होता है। अच्छा जी ठीक है भैया जी, डन। फिर ऐसे ही हिंदी में भी है, तो ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया। अब जो फिक्स्ड मेथड वाले हैं वो कहते हैं कि हमारी जो पूंजी हमने बिजनेस के अंदर लगाई, हमारी जो पूंजी हमने बिजनेस के अंदर लगाई उसको अलग से दिखाओ, और पूंजी लगा के जो कमाया गवाया उसको अलग से दिखाओ। वो चाहते हैं कि हमारी पूंजी अलग से दिखाई दे कि हमने कितने पैसे लगाए और कब कब हमने अपनी पूंजी का आहरण किया, मतलब विड्रॉ कर लिया, और जो हमने पूंजी लगा के जो भी पैसा बनाया उन सब की कैलकुलेशन अलग से होनी चाहिए। तो ये 2 चीजों को अलग रखने वाले लोग थे, तो इसीलिए इनके लिए 2 अलग अलग खाते बनाए गए, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या है भाई जी, जिसमें इनकी सिर्फ पूंजी, जब जब पार्टनर घर से आए बिजनेस में पूंजी लगाए कैपिटल अकाउंट में लिखा जाए,
जब जब पार्टनर घर से आए और अपने बिजनेस में पैसा लगाए तो उसे कैपिटल अकाउंट में लिखा जाए। अच्छा जी, तो कहां लिखा जाएगा? यहां पर। इसे कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, अब कुछ इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे बीडी की जगह ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, तो कोई अंतर नहीं है भैया जी, सेम बात है। पुराने वक्त लोग कहते थे ब्रॉड डाउन, यानी इसको नीचे लिखो, और कुछ लोग कहते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड, इसको आगे लिखो। बात सेम है, कुछ वो नहीं है, बस इंग्लिश है। ऐसे ही यहाँ पे कैरिड डाउन की जगह कई जगहों पे आपको कैरिड फॉरवर्ड मिल जाएगा, तो घबराना नहीं, पछताना नहीं कि भैया ये क्या चीजें हैं। ठीक है जी, ओके। अब जब जब पैसा आएगा तो भैया जी यहां लिखा जाएगा। तो जब जब पार्टनर घर से आए, कुछ भी पैसा बिजनेस में लगाए, तो उसे पूंजी कहा जाए, तो वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। अच्छा, मैंने कल आपको छोटी सी लाइन लिखाई थी कि ड्राइंग्स दो प्रकार की होती हैं, एक आहरण पूंजी में से और एक आहरण लाभ में से, यानी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। आज वो टॉपिक आपको और क्लियरिटी से समझ में भी आ जाएगा। आइए जरा ध्यान से देखिए। अब अगर मान लीजिए कोई अपनी कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करता है ना, अपनी जो कैपिटल उसमें से पैसा विड्रॉ करता है, तो वो इधर आता है, कैश बैंक विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। इसी को कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, यानी कि जो मेरी पूंजी है उसमें से मैं पैसा निकाल रहा हूं, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अच्छा, अब एमसीक्यू क्योंकि आपके यहां ज्यादा आता है तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। ये अकाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेवर बी नेगेटिव। ठीक है जी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखना किस मेथड में बात कर रहा हूं, फिक्स्ड मेथड में। फिक्स्ड मेथड में जो पहला अकाउंट आप बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। या तो वो जीरो होगा, यानी पार्टनर्स अपने घर से आएगा पैसा लगाएगा, या तो नहीं लगाएगा, नेगेटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां कोई फायदा नुकसान लिया ही नहीं जाता। यहां पर जो आपका पहले पैसा था वो, जो आप पैसा लाए वो, और जो ले गए वो, उसके बाद जो बचा वो आपका बैलेंस है। जैसे कि मान लीजिए पिछले साल आपके पास 1 लाख रुपए थे, तो आपने यहाँ 1 लाख लिख दिया। फिर आपने इस साल 20,000 रुपए और लाए, तो आपने यहाँ 20,000 लिख दिया। फिर आपका मन हुआ भाई घर चलाने के लिए 30,000 रुपए की जरूरत है, तो आपने 30,000 रुपए निकाल लिए। तो अगर आप देखोगे तो 1 लाख और 20 तो 1,20,000 हो गया। ठीक है जी, अब 1,20,000 हो गया। हाँ जी भैया जी, तो अब आपको क्या करना है भैया जी, यहां पे भी 1,20,000 लिखना है। तो 30 आप निकाल ले गए, तो बचे कितने? तो भैया बचे अपने 90,000, वो यहां आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ही खाता बनता है। अब पॉइंट ये आया कि ठीक है भाई, हमने कैपिटल अकाउंट बना दिया, जब जब पूंजी लाए और जब जब ले गए सिर्फ उसी का रिकॉर्ड किया, लेकिन बाकी सबका क्या? अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो, अगर हमें सैलरी मिली तो, अगर हमें कमीशन मिला तो, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो फिर उन्होंने कहा कि इनके लिए एक अलग से अकाउंट बना देंगे भाई, ये एडजस्टमेंट है, इनके लिए अलग से अकाउंट बना देंगे। तो ये देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट। अच्छा, उसे पहले हिंदी में देख लो। पूंजी खाते, साझेदारों का पूंजी खाता है, जिसमें शेष राशि जो पुरानी थी वो, और जो नई लाई वो, और उसके बाद जो लेकर चले गए खाते में से, नगद बैंक खाते में से पूंजी की निकासी, आहरण किया तो, और फिर जो राशि बच गई वो। ठीक है जी, फिर दूसरा अकाउंट है भैया जी चालू खाता, जिसे करंट अकाउंट कहते हैं। तो सारा एडजस्टमेंट यहां आ जाएगा, ये देखो। अच्छा, इसका भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव और यहां पर अगर होगा तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है जी, अगर इस तरफ है तो नेगेटिव, अगर इस तरफ है तो पॉजिटिव। तो करंट अकाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पार्टनर को जो जो मिलता है वो यहां आता जाएगा, पार्टनर को जो जो मिलता है वो सब, पार्टनर को जो जो मिलता है वो सब यहां आता चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो जो आएगा वो क्रेडिट होता जाएगा। भैया एक बात बताओ, आप हर चीज को क्रेडिट में क्यों लिख रहे हो? क्रेडिट में क्यों लिख रहे हो, इसको डेबिट में क्यों नहीं लिख रहे? तो आप लोगों को रूल नहीं भूलना है, खासकर जो 11वीं में अच्छे से नहीं पढ़ के आए, जिन्होंने पहले दूसरी क्लास में मुझे थोड़ा सा बोला भी है ना, उनको समझा देता हूं मैं। देखिए, जब कोई एसेट्स होते हैं या एक्सपेंस होते हैं और इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। लेकिन जब कैपिटल होती है, लायबिलिटी होती है, या कोई रेवेन्यू होता है ना, अगर ये तीन होते हैं तो इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। तो अगर आपके पार्टनर की पूंजी खाते को बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे देंगे, सैलरी उसे देंगे, कमीशन उसे देंगे, प्रॉफिट का हिस्सा उसे देंगे, तो जब जब उसे देंगे उसकी कैपिटल बढ़ेगी,
तो कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट साइड, तो ये देखो क्रेडिट साइड आ रही है, ठीक है जी। तो जब जब पैसा बढ़ेगा क्रेडिट साइड। अच्छा, जब जब उससे पैसा लेंगे, जैसे कि उसने आहरण कर दिया तो निकाल दिया, आहरण पर ब्याज लग गया तो निकाल दिया, या लॉस हो गया तो निकाल दिया, तो फिर वो आपका डेबिट साइड आ जाएगा। अच्छा, ये जो ड्राइंग्स होती है इसी को कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है जी। यानी लाभ में से आहरण को निकालना, और ये है पूंजी में से आहरण को निकालना, ठीक है जी। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर इनका ओपनिंग बैलेंस इस तरफ है तो पॉजिटिव, और अगर ओपनिंग बैलेंस इस तरफ है तो नेगेटिव। ऐसे ही अगर क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, तो ये पॉजिटिव, और अगर क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ है, इस तरफ है, तो ये नेगेटिव, ठीक है जी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब 11th के कॉन्सेप्ट है, ये 12th के नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे तो इसलिए मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। अच्छा भैया, ये हो गया फिक्स्ड मेथड से अगर आप अकाउंट बनाते हो तो। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से अकाउंट बनाते हो तो ये देखिए, व्हेन अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है जी। या हिंदी में बात की जाए तो पूंजी खातों में उतार चढ़ाव होने पर। तो ये कहते हैं भाई हमें तो खिचड़ी दे दो भैया, हम 4 बर्तन गंदे करने वाले लोग नहीं है। दाल दो, चावल दो, तो चावल लेते हैं, चावल के बीच में छेद करते हैं, मतलब ऐसे करके बैठाते हैं, उसमें ही भैया जी डाल देते हैं दाल, उसी में डाल देते हैं घी, उसी में डाल देते हैं चटनी, और चटू मिक्स करके मस्त मजे से खाते। चटपटा खाना, मुंह में चटपटापन आ जाता है भाई, है ना, पानी भर जाता है मुंह में भैया जी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि मुंह में पानी आ गया, इतना टेस्टी खाना लगता है। तो ऐसे लोगों ने कहा भाई हमको ये नौटंकी नहीं चाहिए, हमको ये नौटंकी नहीं चाहिए कि कैपिटल अकाउंट अलग बना रहे हैं, करंट अकाउंट अलग बना रहे हैं, इनको एक साथ कर दो। क्या कर दो? एक साथ। तो भैया जी इन दीवारों को हटा दो, इन दीवारों को हटा दो, यानी इन सबको एक साथ लिख दोगे तो बस खत्म बात। तो ध्यान से समझना, लेकिन फिक्स्ड मेथड में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग है और फिक्स्ड मेथड में करंट अकाउंट हेडिंग है, 2 अकाउंट बनते हैं इसमें। लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में होते हो, ठीक है जी, तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है, ओनली वन अकाउंट, ओनली वन अकाउंट, और उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी में सब कुछ आएगा, जो आपको मिल रहा है वो इधर, जो आपसे छीना जा रहा है, आपसे लिया जा रहा है वो इधर, लेकिन सब इसी के अंदर। तो देखो ओपनिंग बैलेंस ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसमें भैया जी देखो कैश और बैंक आप लेकर आए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट के केस में है ना, ये प्रॉफिट के केस में है, लॉस के केस में इधर आता है, ठीक है जी। अब इधर देखो, अगर आपने पैसे विड्रॉ किए, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस के केस में। यहां पर अगर आता है क्लोजिंग बैलेंस तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आता है तो ये नेगेटिव है। यानी कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपका एक ही अकाउंट बनता है जिसको आप कहते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी साझेदारों का पूंजी खाता, और उसी में सारे एडजस्टमेंट लेते हो, ठीक है जी। तो उतार चढ़ाव होने पर साझेदारों के पूंजी खाते में शेष राशि बकाया, नगद, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ और हानि का खाता, लाभ के केस में है ना, लाभ के केस में शेष राशि है ना, फिर यहां पर भी शेष राशि जो शुरू में आई, फिर उसके बाद नगद अगर कुछ विड्रॉ किया, आहरण पर ब्याज, लाभ हानि के केस में, और शेष राशि, ठीक है जी। तो ये हमारा अकाउंट होता है, सिंपल सा अकाउंट है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें सवाल कैसे आ सकते हैं भैया, पूछा जा सकता है ये बताओ फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट नेगेटिव हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। अच्छा, फिक्स्ड मेथड में क्या हमेशा पॉजिटिव होता है कैपिटल अकाउंट? हाँ जी, हो सकता है। अच्छा, फिक्स्ड मेथड में करंट अकाउंट भी पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, करंट अकाउंट पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है जी। अच्छा, ध्यान रखेंगे, जब आप कैपिटल अकाउंट की बात करते हो तो इन पॉजिटिव बैलेंस को ही कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। जब आप लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू किसी टाइप के आइटम की बात करते हो तो उनका पॉजिटिव बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं, और नेगेटिव बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोलते हैं, ठीक है जी। और एसेट्स के केस में उल्टा होता है, एसेट्स के केस में पॉजिटिव बैलेंस को डेबिट बोलते हैं और नेगेटिव बैलेंस को क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है जी। तो अगर कोई एसेट है और वो बढ़ रही है तो वो डेबिट होगी यानी पॉजिटिव है, और अगर वो घट रही है तो वो क्रेडिट होगी यानी कि नेगेटिव है, ठीक है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे। अब इन्हीं के बीच में छोटे छोटे डिफरेंसेस, क्योंकि बिहार बोर्ड में अंतर आते हैं सर जी, बिहार बोर्ड में क्या होता है, अंतर आता है सर जी, ठीक है। डिफरेंस लिखने को आएगा आपको, तो इसलिए आपको इसके डिफरेंस याद रखने हैं। सीबीएसई में अब डिफरेंस बहुत रेयरेस्ट चांस अगर आता है तो आता है, नहीं तो यहाँ तो आता है, तो आपको ध्यान रखने हैं।
डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, हिंदी में भी देख लीजिए भैया जी। स्थिर पूंजी खातों और अस्थिर पूंजी खातों के बीच अंतर है ना, तो उतार चढ़ाव खाता कहो, अस्थिर खाता कहो। तो देखिए सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ अकाउंट्स, भैया आपको पता है जो हम स्थिर मेथड पढ़ते हैं ना उसमें 2 अकाउंट्स बनते हैं, कौन कौन से भैया जी? 2 अकाउंट्स। पहला भैया जी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट, और यहां पर सिर्फ एक अकाउंट बनता है भैया जी, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। हिंदी में देख लीजिए, खातों की संख्या प्रत्येक भागीदार के लिए 2 खाते होते हैं, स्थिर पूंजी खाता और चालू खाता। यहां पर सिर्फ पूंजी खाता ही होता है, प्रत्येक भागीदार के लिए केवल एक खाता होता है। सिंपल है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर चार्ज इन कैपिटल, तो भैया जी फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल नॉर्मली रिमेन फिक्स एंड डू नॉट चेंज, ये चेंज है, चार्ज नहीं है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वो चेंज नहीं होता, क्योंकि हम पैसा लाते हैं ले जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता उसमें, लेकिन और वो हमेशा पॉजिटिव भी रहता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर ये हमेशा बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें फायदा भी आ रहा है, आहरण भी हो रहा है, नुकसान भी हो सकता है, कभी इंटरेस्ट का भी पैसा मिल जाएगा, कभी सैलरी भी मिल जाएगी, है ना। तो ये हमेशा बदलता रहता है, तो कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है जी। तो देखिए हिंदी में पूंजी में परिवर्तन, स्थिर पूंजी में अंतर्गत भागीदारों की पूंजी खातों में सामान्यतः स्थिर रहते हैं। कभी अगर कैपिटल आई या कैपिटल से पैसा गया तो इसमें एंट्री होती है, वरना नॉर्मली नहीं होती है। लेकिन इसमें तो भैया परिवर्तनशील पूंजी खातों के अंतर्गत भागीदारों की पूंजी खाते में वर्ष में बदलता रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव भी हो सकता है। लेन देन का लेखांकन, तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि स्थिर पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी का ही लेन देन होता है ना। स्थिर पूंजी खाते में जो पूंजी खाता है उसमें सिर्फ पूंजी का ही लेन देन होता है, और चालू खाते में बाकी सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये देखो आहरण, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ एवं हानि की भागीदारी संबंधित प्रविष्टियां भागीदार के चालू खाते में दर्ज की जाती हैं, ना कि स्थिर पूंजी खाते में। लेकिन यहां पर सारी प्रविष्टियां पूंजी खाते में ही आती हैं। आहरण, पूंजी पर ब्याज सब से संबंधित प्रविष्टियां सीधे पूंजी खाते में ही दर्ज की जाती है ना। इंग्लिश में देख लीजिए, एंट्रीज रिलेटेड टू ड्रॉइंग, इंटरेस्ट, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन, जो कुछ भी है सब कहां होता है? करंट अकाउंट में होता है ना। एंड नॉट इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, पर यहां पर तो सब कुछ ही कैपिटल अकाउंट में होता है, एंट्री एंटर्ड इन कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। ठीक है जी। फिर आखिरी बैलेंस, ये बैलेंस भैया जी इसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा, शोज ऑलवेज। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसा रहेगा? हाँ जी बता दो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसा रहेगा? ऑलवेज क्रेडिट, है ना। अगर आप फिक्स्ड मेथड में हो, अगर आप भैया फिक्स्ड मेथड में हो, इस मेथड में हो, इस मेथड में हो, इस मेथड में हो, तो हमेशा नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और पॉजिटिव को यहां क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। तो भैया ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। करंट अकाउंट में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव, यानी कि जो हमारे पास चालू खाता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन फिक्स्ड मेथड में जो पूंजी खाता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर भैया जी अस्थिर खाता हो, यानी कि फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, तो उसमें भैया जी ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। बस ये छोटा सा डिफरेंस है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस वाइल करंट अकाउंट में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। यहां पर कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों शो हो सकते हैं। हिंदी में देख लीजिए, शेष राशि, स्थिर पूंजी खाते हमेशा क्रेडिट शेष दिखाता है, चालू खाते में कभी डेबिट या क्रेडिट शेष हो सकता है। यहां पर भैया पूंजी खाते में क्रेडिट या डेबिट दोनों हो सकते हैं। बस अंतर खत्म। अब ऐसे ही फिर डिफरेंस आता है भाई जी, कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड मेथड के और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है? ये करंट अकाउंट में कैपिटल नहीं है, ठीक है, करंट अकाउंट। तो भैया अगर मैं सिर्फ फिक्स्ड मेथड की बात करूं तो उसके कैपिटल और करंट में क्या अंतर है? तो यही अंतर है जो पहले हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव। इसमें सिर्फ पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड चीजें आती हैं, है ना, पार्टनर कैपिटल लाया ले गया, पर इसमें बाकी सारी एंट्री आती है पार्टनर की कैपिटल को छोड़कर। ऑल दी एंट्रीज रिलेटिंग टू पार्टनर्स एक्सेप्ट देयर कैपिटल, तो उनकी कैपिटल को छोड़कर बाकी सारी एंट्री करंट में आती है, और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आता है। हिंदी में देख लीजिए, उद्देश्य, इस खाते में केवल भागीदारों की पूंजी दिखाई जाती है, लेकिन इन खातों में भागीदारों संबंधित सभी प्रविष्टियां उनकी पूंजी को छोड़कर, है ना, पूंजी को छोड़कर बाकी सब चीजें दिखाई जाती हैं। फिर खाते का स्वरूप, तो यह सामान्यतः वर्ष की अवधि में स्थिर रहता है ना, इस खाते में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, पर चालू खाते में तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, कभी
पॉजिटिव भी बैलेंस हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। नेचर ऑफ अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट नॉर्मली रिमेन्स फिक्स्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ये कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है जी, ओके। फिर आता है बैलेंस, तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा ही अगर फिक्स्ड मेथड है तो क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन चालू खाते का भैया जी क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है, तो मे डेबिट मे क्रेडिट, बहुत छोटा छोटा एकदम बेसिक, और 3-3 नंबर में आ जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ना, मतलब जितने भी मार्क्स का आपके उसमें आता है सब में आता है। शेष राशि, स्थिर पूंजी खाते भागीदारों के क्रेडिट शेष दिखाते हैं, और ये चालू खाता क्रेडिट और डेबिट दोनों शेष दिखाता है। फिर पूंजी पर ब्याज भैया जी, पूंजी पर ब्याज भागीदारों के लिए स्थिर पूंजी पर निर्धारित किया जाता है ना, तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो तो वो आप पूंजी पर ही निकालते हो, है ना, वो करंट अकाउंट के बैलेंस पर नहीं निकालते। स्थिर पूंजी पर ब्याज भागीदारों के चालू खाते में दिखाया जाता है, तो देखो निकाला किस अकाउंट पे जाता है, तो जितना आपका कैपिटल होगा, है ना, ये जितना आपका कैपिटल आ रहा होगा, पूंजी पर ब्याज लगाओगे तो उस पर, तो पूंजी जिस पर ब्याज लगाना है वो तो यहां से पता चलेगी, लेकिन जब ब्याज लगाओगे तो लिखोगे कहां पर, यहां पर, ठीक है जी। ये बोला गया है कि ब्याज लगाने के लिए तो आपको पूंजी खाता चाहिए, क्योंकि वहां से अमाउंट मिलेगा, है ना, वहीं से पता चलेगा कितना है, फिर उस पर आप ब्याज लगाओगे, और ब्याज लगाने के बाद लिखोगे कहां पर, तो लिखोगे चालू खाता में, ठीक है जी। डन डना डन डन टन टना टन टन, भैया छोटा सा काम था, हो गया भैया जी, लो चुटकी बजाई के, चलिए, तो ये भी हो गया हमारा, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एसेटेंड फिक्स्ड कैपिटल पे एसेटेंड होता है, लेकिन शो कहां पर होता है, करंट अकाउंट में, इज अपीयर इन द करंट अकाउंट, ठीक है जी। तो भैया निर्धारित किया जाता है स्थिर पूंजी पर दिखाया कहा जाता है भागीदारों के चालू खाते में। खल्लास भैया, खल्लास। तो देखो बहुत इजी सा था, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आता है भैया जी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। ये वैसे मुझे उम्मीद है कि शायद बिहार बोर्ड में नहीं आएगा, है ना, लेकिन सीयूटी में आ सकता है, क्योंकि नए नए टॉपिक्स हैं, ये 1-2 साल से इसमें पढ़े सीबीएसई बोर्ड में सवाल आने लगे, तो मुझे उम्मीद है कि सीयूटी में भी आ सकता है, तो इसलिए अपन इसको कर रहे हैं। अब भैया ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होती है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होती है, ये तो हमें 11वीं में तो किसी ने बताया ही नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल नहीं बताया होगा, लेकिन 12वीं में टॉपिक है, अब पूछा भी जाता है, लेकिन सीबीएसई वालों को पूछा था, आपको भी नहीं पूछा गया है, पर आप में आ सकता है ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है क्या है भैया जी। तो देखिए, जब मैं अपने व्यवसाय से या अपने बिजनेस से पैसा निकालता हूं, तो पैसे निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक कि जो पूंजी मैंने लगाई थी उसी में से मैं निकाल रहा हूं, समझना मेरी बात को, है ना, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए की पूंजी थी, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पे 8% का ब्याज निकालो, तो जरा बताइए कितना ब्याज आएगा। मैंने कहा अच्छा भैया 1 लाख के ऊपर 8%, हाँ पूरे साल का ब्याज निकालना है, चलो पूरे साल का, तो भैया 1 लाख इंटू 8/100 कर देंगे तो 8,000 हो जाएगा भैया, सिंपल तो है ही है, 8,000। मैंने कहा अच्छा, अब मान लीजिए जो व्यक्ति है, जो भागीदार है, जो साझेदार है, जो पार्टनर है, वो 20,000 रुपए लेके चला गया। अच्छा 20,000 रुपए लेके चला गया, तो ये उसकी कैपिटल थी, इसमें से वो 20,000 रुपए लेके चला गया, तो अब कितना बचा भैया, 80,000 बचा। तो 80,000 पे ब्याज निकालोगे तो 8/100 तो 6,400। तो आपने देखा कि जब कोई व्यक्ति अपनी पूंजी बढ़ाता है तो उसे ब्याज ज्यादा मिलता है, अगर वो अपनी पूंजी में से ही पैसा ले जाए तो उसे ब्याज कम मिल रहा है, पहले 8,000 मिल रहा था, अब 6,400 मिल रहा है, ठीक है जी। तो जब आप अपनी पूंजी में से ही पैसे निकालते हो तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो उस पर आपको अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आहरण निकालने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर उसने आहरण नहीं किया होता तो आप 8,000 रुपए देते, है ना, पूंजी पर ब्याज आपको 8,000 देने पड़ते हैं। अगर वो आप आहरण कर गया तो आपको सिर्फ 6,400 रुपए देने हैं, तो आपके पास 1,600 रुपए बच गए ना आपके, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए भैया जी आप ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं निकालते। तो भैया ये ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, अब समझना। मैंने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस में पैसा बनाया, तो मेरे को हुआ 40,000 का फायदा। अब ये 40,000 का जो फायदा है वो क्या मेरा अकेले का था? नहीं, ये पूंजी मेरे अकेले की थी, है ना, मैं अपने पैसे लेकर आया था और मैंने पैसे लगाए। लेकिन जब ये प्रॉफिट कमाया गया 40,000 रुपए, तो इसमें फर्म के लोगों का भी हिस्सा है। ऑफ कोर्स इस 40,000 में से जो मेरा हिस्सा है वो मुझे मिल जाएगा, बाकियों को मिल जाएगा। लेकिन ये 40,000 कमाने के लिए हम सबने मेहनत की थी, इसमें हम सबने मेहनत नहीं की थी। तो जब आप इसमें से कोई पैसा विड्रॉ करते हो, ठीक है जी, तो अब इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लगता नहीं है,
है ना, इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लगता नहीं है। तो भैया जी मेरे कैपिटल का तो कोई नुकसान हो नहीं रहा। तो यानी कि भैया जी अब ये एक तरीके से फर्म के कमाए हुए पैसे थे, प्रॉफिट था फर्म का कमाया हुआ, है ना, फर्म ने कमाया था। अब आप इसमें से अगर पैसा ले जाते हो तो कहीं ना कहीं फर्म जो है, जो व्यवसाय है, उसको जो फ्यूचर में बेनिफिट होना था वो नहीं होगा। अगर आप मुनाफे में से पैसा निकाल लेते हो तो वो मुनाफे में से जो पैसा निकाल लिया उसको तो फर्म इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो उस पर उनको पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए जब मुनाफे में से पैसा निकाला जाता है तो व्यवसाय कहता है भाई तुम मुझे आहरण पर ब्याज दो। ठीक है जी, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल जो है पार्ट ऑफ कैपिटल है, इसलिए कैपिटल से माइनस हो रहा था। ये क्या है भैया, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। फिर डेबिटेड टू, ये इसमें डेबिट होता है कैपिटल अकाउंट। अगर आपने अपनी पूंजी में से पैसा निकाला तो पूंजी क्रेडिट थी, पैसा निकाल लिया तो पूंजी डेबिट हो जाएगी क्योंकि पूंजी गिर गई, है ना। ठीक है जी। अब डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट, लेकिन अगर आप ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करते हो तो उसमें आपको ओपन करना पड़ता है ड्रॉइंग अकाउंट। तो जो हम एंट्री पढ़ते थे ना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है जी। तो भैया जी जब ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हम पढ़ते थे तो इसीलिए पढ़ते थे, ठीक है जी, क्योंकि जब हम प्रॉफिट में से पैसा निकालते हैं तो हमारे ड्रॉइंग का हिस्सा होता है। अच्छा, रिड्यूस, ये अगर मैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कर रहा हूं तो ये कैपिटल को रिड्यूस करता है ना, कैपिटल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन ये वाली चीज कैपिटल को रिड्यूस नहीं करती, है ना। अगर इसकी कैपिटल 1 लाख रुपए थी, अब 80 हो गई तो 80 ही है, चाहे प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाए, है ना, ये पॉइंट है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट विल बी कंसीडर इन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब आप कैपिटल पे ब्याज कैलकुलेट करोगे तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल इंक्लूड करोगे। क्यों भैया जी, क्यों भैया जी, क्यों? क्योंकि भैया जी ये देखो कम हो गया तो कम ब्याज मिलेगा, है ना। लेकिन ये कंसीडर नहीं किया जाता, इट विल नॉट बी कंसीडर वाइल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वक्त ये वाली चीज आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अब हिंदी में देख लीजिए, भाग पूंजी का एक हिस्सा है, आहरण पर जो है ना, पूंजी के विरुद्ध आहरण जो होता है वो पूंजी का हिस्सा होता है, और लाभ के विरुद्ध जो आहरण होता है वो लाभ का हिस्सा होता है। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए भैया जी। फिर अगर डेबिट किया जाता है तो पूंजी खाते को यहाँ डेबिट करते हैं, यहाँ पर भैया जी आहरण खाते को डेबिट करते हैं। फिर यहाँ पर भी अगर कोई कमी होती है तो पूंजी को कम करता है ना, ये पूंजी को कम करता है, ये पूंजी को कम नहीं करता, इसमें पूंजी का कोई लेना देना, पार्टनर की पूंजी वैसी रहती है। पूंजी पर ब्याज, यहाँ पर पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं, इस समय पर विचार किया जाता है, यहाँ पर पूंजी पर ब्याज की गणना का विचार नहीं किया जाता। अच्छा, एक और पॉइंट जो मिस हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इस पर भैया जी नॉट चार्ज। ठीक है जी, इस पर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पे चार्ज नहीं होता, इस पर चार्ज होता है। यानी कि भैया जी आहरण पर ब्याज जो है आहरण पर ब्याज इस पर नहीं लगता, और इस पर लगता है। ठीक है जी, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। प्लीज थ्योरी को रिवाइज करते रहिएगा, आपके यहाँ थ्योरी बहुत आती है। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये भी काम हो गया खत्म। अब एक सवाल कर लेते हैं ताकि मजा आ जाए, ताकि हम समझ पाए कि पूरा अकाउंट बनता कैसे है। तो पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराएं, क्योंकि हमने काफी सारी थ्योरी पढ़ ली है और थ्योरी बच्चों को पसंद नहीं आती है, पर बिहार बोर्ड में बहुत थ्योरी है जी, तो थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। हाँ, तो जरा एक बार मुस्कुरा दो भाई, और बताओ कैसा लग रहा है, पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है आप लोगों की? हाँ? और आप लोगों की क्लास का नुकसान शायद ना हो, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने होम टाउन जा रहा हूँ, 10-11 साल बाद जा रहा हूँ, है ना। तो मैं जब अपने होम टाउन जा रहा हूँ तो वैसे अपनी क्लासेस है भी नहीं अभी, है ना। क्या बात है, टमाटर आ गया, यस सर आ गया, ठीक है। निखिलेश जी भी कह रहे हैं यस सर आ गया। तो मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ, तो मेरा जो होम टाउन से आने का समय है वो है 27 तारीख को सुबह। तो अगर 27 तारीख को सुबह, अरे मजा आ रहा है, ये तो और अच्छा लग रहा है, क्या बात, नजर ना लगे। तो मैं 27 तारीख की सुबह आऊंगा, है ना। तो उम्मीद है कि अगर बिहार से आने वाली ट्रेन लेट नहीं हुई, है, तो फिर मैं आपकी क्लास लूंगा। अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो मैं क्षमा चाहूंगा, है ना। तो अपनी क्लास वैसे तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है नहीं, तो तब तो ठीक है, संडे होती भी नहीं है। मंडे की जो क्लास है, क्योंकि मैं मंडे की सुबह ही यहाँ पहुंचूंगा, तो होप्स हो कि ट्रेन लेट ना हो और मैं आपकी क्लास जरूर ले लूँ। सर क्यों जा रहे हैं?
अरे मेरे जो चाचा जी है ना, उनके बड़े बेटे की शादी है। और हम इतने साल से जा ही नहीं पा रहे यार, वो लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। हमें तो पता, हमें पता भी हमारी कितनी जमीनें हैं, कहाँ कहाँ है, हालांकि लिखा पढ़ी में है, लेकिन हमें पता भी नहीं है। तो थोड़ा इसी बहाने देख के आएंगे गांव गांव रहा कि नहीं रहा, क्योंकि अब गांव नहीं रहता यार, अब हर जगह शहर हो चुका है, अब गांव नहीं दिखता। मेरा गांव यार डेहरी ऑन सोन से थोड़ा सा आगे चल के पड़ता है। हाँ शादी सीजन है, आप लोग समझ रहे होंगे। भोज खाने जा रहे हैं हाँ भोज खाने जा रहे कह सकते हो। आइए सर आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए तो आप सभी के बीच में हमारे प्यारे गब्बर सर हैं। सर क्या चल रहा है सर? सर सब बढ़िया चल रहा है सर, आप बताओ सर। डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं यार। सर ये बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, क्लास में। हाँ हाँ, देखो यूपी को सर ने संभाल रखा है, बिहार को मैंने संभाल रखा है। सर दो भाई हैं और उसके दो बेहतरीन हाँ, तरीके से इसीलिए कहते भी ना यूपी एंड बिहार भाई भाई। हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप? कैसे हो? कैसी पढ़ाई चल रही है सर? कैसे हैं बच्चे सर? सर बहुत मस्त है सर, सर मजेदार है सर। बिहार के बच्चों की खासियत होती है हाँ सर, जी सर। बच्चे बहुत प्यार करते हैं। सर जानते भी आपको, देखो गब्बर सर कह रहे हैं। जानते हैं सर, क्या बात है सर, आप नहीं बताओ गब्बर सर आ रहे हैं अरे पहले से। नहीं सर ऐसा नहीं है भाई को जानता है क्या? पता चला सर कॉफी देने वाले आए हैं। अरे नहीं। और हमारे यहाँ जब भी कोई बड़े आए तो प्रणाम जरूर लिखिए। आप लोग तो जानते हो बिहार की धरती में तो प्रणाम करते ही यहाँ पर। सर मैं बड़ों को एक किस्सा शेयर करता सर हूँ। जरूर लिख भी रहे हैं, गब्बर सर जिंदाबाद। एक किस्सा है, बड़ा अच्छा किस्सा है भाई। मतलब सर मेरी ससुराल भी मतलब वहीं से है, बिहार से ही अरे है, वाह और बलिया में है। तो अच्छा। वहाँ एक रिवाज होती है कि जब भी पानी पियोगे ना तो लड्डू खाने पड़ते हैं। अच्छा तो मैं गया था वहाँ पे, जैसे वो पानी दे तो 2 लड्डू आया साथ में। एक दिन के बाद ये हालत हुई थी, मैंने पानी पीना छोड़ दिया। कि पानी पीवा तो लड्डू जब भी पानी पीऊंगा लड्डू, मैंने एक दिन पूरा पानी नहीं पिया। अच्छा सही है, प्रणाम बोलने लगे, ये हो गया बात। कैसन बा? एकदम ठीक बा, मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा। क्या बात है सर गब्बर आर्मी देखो सब बेटा, जानते हैं सर। 2 भाई हैं, दोनों भाई अकाउंट्स पढ़ाते हैं। हाँ जी सर। एक भाई ने बिहार संभाल रखा है, एक भाई ने यूपी संभाल रखा है। और इस साल हमें रौला काटना है। अरे सर रौला ही कटेगा बच्चों का। हाँ। चलो बच्चों पढ़ो सर, खत्म मतलब। नहीं सर बस 10 मिनट और रह गया सर बच्चे कह रहे हैं सर छोड़ दो सर। बेटा मेरा रियल नेम ऋषभ त्यागी है, बच्चे ऋषभ त्यागी कम जानते हैं, गब्बर सर ज्यादा जानते हैं। चलो सर पढ़ाइए आप आराम से। ठीक है सर आइए जी। सर। आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? मेरी बस 7 बजे है, अच्छा ठीक है। टाइम मिले तो आ जाना। अरे नहीं बस अभी खत्म हो रही है क्योंकि मेरी भी 7 से है, अभी खत्म करता हूँ मैं। ठीक है चलिए, चलो अच्छा है। मतलब अगर वैसे तो अपनी क्लास में कम ही लोग आते हैं, क्योंकि सर किसी काम से आए होंगे तभी आ गए। तो जब भी कोई बड़ा आए तो प्रणाम बोले तो अच्छा लगता है। बाकी आप हाय हेलो भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे अपन बिहार की धरती में पाए लागू प्रणाम ही लिखते हैं। चलिए सर झारखंड, अरे वाह, हमारी जो अर्धांगिनी है वो बोकारो साइड से रहती है, तो वो झारखंड की ही हुई एक तरीके से। तो आप अभी कहाँ से पढ़ाते हो? 5 मिनट। अभी तो सर जी यार मैं नोएडा से पढ़ाता हूँ, हमारा नोएडा ही ऑफिस है। चलिए सर शुरू करते हैं ना, शुरू करते हैं। तो देखिए, यूवी एंड भज्जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख। तो एक की कैपिटल है 10 लाख, एक की कैपिटल है 5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2021। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। तो भैया जी 10 लाख और 5 लाख इनकी पूंजी है, उस पर भैया 8% का ब्याज लगेगा। ओके। भज्जी इज एंटाइटल फॉर अ सैलरी ऑफ रुपीज 3,000 रुपए पर मंथ। भज्जी ने कहा भाई देख युवी भाई सुन, 3,500 रुपए पर महीने हर माह मैं तुझसे भैया सैलरी मिलूंगा। हमने कहा अच्छा जी। टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अच्छा जी, ये कह रहे हैं भैया जी कि 10% हम कमीशन भी लेंगे, पर कमीशन में बड़ा लोचा डाल दिया इन्होंने। क्या बोल दिया? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड सैलरी। यानी कि भैया इंटरेस्ट एंड कैपिटल को माइनस करो, सैलरी को माइनस करो, उसके बाद जो आएगा उस पे अपन 10% का कमीशन खाएगा, और वो भी आफ्टर चार्जिंग के फॉर्मूले से। अच्छी लाइन है, प्लीज ध्यान से समझना इसको, है ना। इसको कहते हैं अपन कि नेट प्रॉफिट पर कमीशन नहीं चार्ज करना अब आपको डिविजिबल प्रॉफिट पे कमीशन चार्ज करना है। ठीक है जी, ओके।
अच्छा, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज 4,50,000। हमें प्रॉफिट भी दे दिया इन्होंने, पर जो प्रॉफिट दिया भैया उसमें भी एक झोल डाल दिया भैया, झोला भर के झोल लाए ये लोग। 2022 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग सैलरी, देख लो भैया जी, झोला भर भर के झोल लाए हैं। आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ भज्जी की सैलरी को चार्ज करने के बाद क्या अमाउंट बता रहे हैं, 4,50,000। तो ये तो गड़बड़ है भैया जी, भज्जी की सैलरी तो चार्ज करनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो अब होगी, पहले से ही चार्ज करके बैठे हो क्या? नहीं, तो इसमें पहले भज्जी की सैलरी वापस ऐड होगी। हिंदी में एक बार देख लीजिए, शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से फ्लक्चुएटिंग मेथड से, ये तो बना देंगे अपन। अच्छा, ये आपका होमवर्क रहेगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं आपका बनाता हूं, ठीक है जी। चलिए तो देखिए, यूवी और भज्जी 1-2 के अनुपात में साझेदार हैं 1 अप्रैल 2021 में। उनकी पूंजी क्रमशः 10 लाख और 5 लाख है। पूंजी की क्रमशः दे दिया, हाँ जी भैया जी दे दिया। फिर रुपए थी, प्रत्येक साझेदार अपनी पूंजी पर 8% वार्षिक ब्याज का हकदार है। भाजी को 3,500 रुपए प्रति माह वेतन के साथ साथ पूंजी पर वेतन और ब्याज काटने और अपना कमीशन काटने के बाद, देख रहे हो, पूंजी पर ब्याज और वेतन काटने के बाद, कमीशन के बाद वाला फॉर्मूला लगाना है ना। तो बड़ा, अगर किसी को इंग्लिश समझ में ना आए तो हिंदी देख के समझ जाना, ठीक है, इसमें बहुत होता है। अब शुद्ध लाभ जो है वो 10% का कमीशन मिलता है। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भज्जी के वेतन काटने के बाद पूंजी पर ब्याज की गणना से पहले, यानी वेतन काटने के बाद और पूंजी की ब्याज की गणना से पहले का लाभ हमें दे रखा है 4.5 लाख। तो भैया जी हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है ना, वो भैया जी हमें पहले का चाहिए होता है। तो देखो आप यहां पर आओगे, यहां लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट 4.5 लाख, ठीक है जी। यहां पे आप लिख दोगे 4.5 लाख। लेकिन अगर मान लीजिए, ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा सवाल है ये, पेंच वाला सवाल है, कि अगर ये यहाँ पे ना, ये सैलरी अगर किसी इंप्लॉय को दे रहे होते, अगर सैलरी किसी इंप्लॉय को दे रहे होते, वेतन अगर किसी इंप्लॉय को दे रहे होते, है ना, तो फिर भैया जी ये माइनस नहीं करते। क्यों? क्योंकि भैया प्रॉफिट माइनस करने के बाद ही यहाँ आना चाहिए। ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये वेतन भज्जी का नहीं होता, किसी इंप्लॉय का होता, ठीक है जी, किसी कर्मचारी का होता, तो फिर तो हम यहाँ पे प्लस नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो तो माइनस होने के बाद ही आना चाहिए। क्योंकि अगर इंप्लॉय को आप वेतन दे रहे हो, कर्मचारी को वेतन दे रहे हो, मजदूर को अगर वेतन दे रहे हो, तो फिर वो चीज कहाँ आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। वहां से माइनस होकर आंसर यहाँ आना चाहिए। पर क्योंकि भैया जी आपने जो वेतन दिया है वो भज्जी को दिया है, तो सैलरी ऑफ भज्जी वो यहां पर ऐड होगा, क्योंकि वो माइनस नहीं होना चाहिए, वो तो यहां आना चाहिए। आपने पहले ही माइनस कर दिया, गलत कर दिया, तो पहले ऐड करो। अब 3,500 रुपए हैं, 3,500 इंटू 12, क्योंकि 12 हो गया, तो ये आ गया 42,000। तो यानी कि आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 4,92,000। आया किसी का 4,92,000? प्लीज आंसर निकालते रहे। हाँ, ऐड सैलरी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आप यहां पर आ जाओगे और लिखोगे 2 इंटरेस्ट इन कैपिटल को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, है ना, IOC। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे आप इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 IOC यूबी और भज्जी, यूबी लिख दिया मैंने, है ना। तो क्या रेट है भैया जी? यूबी पहले, भज्जी बाद में। तो यूबी का 10 लाख है, भज्जी का 5 लाख है, और रेट है 8%। तो 8% 10 लाख पे लगा दोगे तो ये आ जाएगा 80,000, और 5 लाख पे 40,000। तो ये आ गया 80,000, ये आ गया 40,000। तो आपका टोटल कितना हो गया भैया? 1,20,000 बाहर। फिर भैया जी भज्जी की सैलरी आ गई, तो 2 20 सैलरी, 20 मतलब भज्जी की सैलरी, वो अपन ने वही निकाल दी थी 42,000, तो वो भी आएगी यहां पर। फिर भैया जी भज्जी का कमीशन, तो 2 20 कमीशन। लेकिन भैया अब जो कमीशन निकालना है ना, उसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। उसने कहा था प्रॉफिट में से पूंजी को काटने के बाद, वेतन को काटने के बाद, और कमीशन का भी आफ्टर का फॉर्मूला लगाना है। तो आप यहां देखोगे 4,92,000 माइनस 1,62,000, तो ये हो गया 3,30,000। ठीक है जी। अब इसी के ऊपर आपको कमीशन कैलकुलेट करना है ना, इसी के ऊपर आपको कमीशन कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, हाँ जी। अब इस पे निकाल दो 10, लेकिन आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, तो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगेगा 110। याद है ना? भूल तो नहीं, देखो भूलना मत, याद, देखो 12वीं में हो भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, भूलना नहीं फॉर्मूला। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है जी। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 11 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 30,000।
बस फिर खत्म, और तो कुछ था नहीं। अब प्रॉफिट को बांट दो पार्टनर्स के बीच में। तो ये देखो भैया जी, किसी ने कहा सैलरी डेबिट साइड आता है, राहत जी डेबिट साइड ही है, ये देखो भज्जी सैलरी। तो यहां प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने कहा, क्वेश्चन ने कहा कि ये देखो यहां लिखा हुआ है भज्जी का वेतन काटने के बाद और पूंजी पर ब्याज की गणना से पहले का लाभ 4.5 लाख है। लेकिन भज्जी तो पार्टनर है, अब पार्टनर का वेतन कहां कटना चाहिए? पार्टनर का वेतन तो यहां आना चाहिए, इस प्रॉफिट में से नहीं कटना चाहिए, यहां आना चाहिए। आपने इस प्रॉफिट में पहले ही काट दिया है, तो आप उसको ऐड करोगे। अगर ये इंप्लॉय की सैलरी होती तो ठीक था, क्योंकि इंप्लॉय की सैलरी पहले कटती है, वो लाभ हानि खाते में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है। अगर पार्टनर का क्या बोलते हैं, अगर इंप्लॉय का सैलरी हो या मैनेजर की कमीशन हो या इंटरेस्ट ऑन लोन हो या रेंट पेड हो, है ना, वो सब तो पीएनएल में ही माइनस होता है, तो ठीक था। लेकिन अगर आपने पार्टनर की सैलरी माइनस कर दी तो गलत कर दिया, माइनस नहीं करना था। तो आप प्लस करोगे, फिर बाद में यहां पे आके माइनस करोगे, ये देखो। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि अब आप ध्यान रखोगे, है ना। ठीक है, डन है जी। चलिए, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 4,92,4,92 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 4,92,000। अब आपके पास यहां पर प्रॉफिट आ जाएगा, तो टू प्रॉफिट, और ये ट्रांसफर हो जाएगा टू, अगर आप फिक्स्ड मेथड में हो तो करंट अकाउंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड में हो तो कैपिटल। तो मैंने दोनों ही लिख दे रहा हूं, ठीक है जी, क्योंकि आपको दोनों ही बनाने हैं। ठीक है जी, अब आप यहां लिख दो यूपी और भज्जी। अगर आप देखोगे तो 3,30,000 में 30 माइनस किया तो 3 लाख इसका वो हो जाएगा टोटल लाभ आने वाली चीज। अब इसका रेशियो क्या था भैया जी? रेशियो है 1:2। ध्यान से देखना, 1:2 है, 1:2 है। सुल्तान जी क्या समझ में नहीं आया, प्लीज मुझे बता दिए तो मैं आपको रिपीट कर दूं। 1:2 है, तो आप यहां देखेंगे, ठीक है, 1:2। तो ये लो भैया जी 3 लाख, यहां कर देता हूं, थोड़ा खुले खुले में लगेगा ना। तो 3 लाख का 1:2 करोगे, ये 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 1, तो यहां पर आ जाएगा 1 लाख, यहां पे आ जाएगा 1 लाख, और यहां पे आ जाएगा 2 लाख। ये हो गया हमारा 3 लाख, खत्म। ठीक है जी, 1 लाख 2 लाख, सीसी है मतलब 1 लाख 2 लाख। ओके किंजल, अरे थैंक यू अक्षय यार, सो स्वीट। तनुजा, रोशन, ठीक है। अब इसी की मदद से आपको कैपिटल अकाउंट बनाने हैं 2 तरीके से, तो वो होमवर्क है ना। अब जब मैं छुट्टी के बाद मिलूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो एक थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं, एक छोटा सा एमसीक्यू कर लेते हैं। सर मतलब प्रॉफिट के बाद सैलरी देंगे तो क्रेडिट में आएगा? प्रॉफिट के बाद सैलरी देंगे? नहीं, अगर आपने देखो होता क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकालते हो और इस प्रॉफिट में से आप एप्रोप्रिएशन करते हो, ठीक है जी। तो आप एप्रोप्रिएशन करते हो यानी बांटते हो। आपने इस प्रॉफिट में से पहले सैलरी माइनस कर दिया तो फिर थोड़ी बांटोगे, तो इसीलिए आपको पार्टनर की सैलरी प्लस करनी पड़ेगी। अगर इंप्लॉय की सैलरी होती तो वो तो माइनस करके ही प्रॉफिट आता है, तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इंप्लॉय की सैलरी नहीं है, अगर मैनेजर का कमीशन है तो वो तो माइनस करके ही आएगा, तो ठीक है। लेकिन ये वेतन किसका था? ये वेतन पार्टनर का था और आपने माइनस कर दिया, उसके बाद का प्रॉफिट दिया। अब कह रहे हैं इस पे वापस से वितरण करो, तो जब आप सैलरी दे ही चुके हो तो बांटोगे क्यों, है ना। तो इसीलिए आपको पहले ऐड करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू आएगी फिर उसमें आप बांटोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए जी, प्लीज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप डाउट स्लाइड पे पूछ लीजिएगा। और एक छोटा सा एमसीक्यू कर लेते हैं भाई, है ना, एमसीक्यू कर लेते हैं। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा कि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करा चुके हैं, तो अब कभी भी आपको एमसीक्यूज आ जाएंगे। हम रेगुलरली 4-5 एमसीक्यूज क्वेश्चंस तो जरूर करेंगे, और हम 4-5 दिन का गैप है, आप लोग अच्छे से पुराना पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आपके एमसीक्यू होंगे। बिहार बोर्ड में एमसीक्यूज बहुत आते हैं, तो हमें बहुत सारे करने होंगे, ठीक है। Assertion, मैनेजर कमीशन पेड बाय फर्म इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कह रहे हैं भाई मैनेजर कमीशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है। रीजन कह रहे हैं बिकॉज कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कह रहे हैं भैया कमीशन जो पार्टनर को दिया जाता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है जी। अब एजर्शन और रीजनिंग क्या होता है? एजर्शन एक लाइन होती है,
आपको ये बताना होता है कि क्या ये सही है। अब इसी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए रीजनिंग होती है, तो आपको बताना है कि क्या ये रीजन सही है। अगर ये दोनों सही हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो आप आंसर लिखते हो बोथ आर करेक्ट एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी दोनों सही हैं और एक दूसरे को समझा रहे हैं। अगर दोनों सही हैं पर एक दूसरे को समझा नहीं रहे हैं तो नॉट करेक्ट लिखते हैं। जैसे मैंने कहा निक्कू भैया बेस्ट टीचर है और किसी ने कहा कि कॉमियंस बेस्ट स्टूडेंट है, तो निक्कू भैया भी सही बात है और कॉमियंस भी सही बात है, पर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ना। ठीक है जी, तो दोनों सही है लेकिन कनेक्टेड नहीं है। अगर एक लाइन गलत है दूसरी लाइन तो ये हो गया, अगर पहला और दोनों ही गलत है तो ये हो गया। तो आपको ये ऑप्शन चूज करने। अभी कथन, फर्म द्वारा भुगतान किया गया मैनेजर को कमीशन लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। रीजनिंग, साझेदार को दिया जाने वाला कमीशन लाभों पर प्रभार यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब आपको इसका आंसर बताना है। 30 सेकंड्स आपके सामने है। अरे यार भूल गया तो भूलो मत भाई, भूलो मत प्लीज, भूलो मत, भूलना नहीं है भाई, भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। भूलना मना है, भूलना मना है। हाँ जी, चलिए जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी? तो देखो, मैनेजर कमीशन इज पेड फ्रॉम शोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो बिल्कुल सही है भाई। अगर मैनेजर का कमीशन होगा तो लाभ हानि खाते में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना, लाभ का वितरण हो गया एक तरीके से। तो ये तो भैया रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये गलत हो गया, है ना। कमीशन अगर आप पार्टनर को दोगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, कमीशन अगर मैनेजर को दोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो ये लाइन तो सही है, ये लाइन गलत है। तो अब देखो, ए इज करेक्ट और आर इज रॉन्ग, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए देख लेते हैं कितने लोगों ने इसको सही किया है। 56%। जिन जिन ने गलती की है प्लीज देखिए, आप लोगों को अब 5 दिन का गैप मिला है, अच्छे से थ्योरी प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर दोबारा नहीं मौका मिलेगा, है ना। अब अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हमें हमारे जीवन का निर्माण करना है। एक ही लक्ष्य हमारे पास है कि हमें अपने आप को बनाना है ना। ठीक है जी, काबिल, और वो भी कुछ ना कुछ तो अपन बना ही लेंगे, लेकिन काबिल बनाए तो अच्छा लगेगा। आदर्श, किंजल, रौनक, आयमान, यश कुमार, विक्रम, शगुफ्ता, विजय, आरुषि, शिवराज। चलिए जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक लंबी सी छुट्टी के बाद। लीडर बोर्ड यही रहेगा शगुप्ता जी जो दिख रहा है, क्योंकि एक ही सवाल कराया है मैंने, है ना। तो जो टॉप 10 मैंने अभी नाम लिए वही लीडर बोर्ड पे भी रहेंगे, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लीडर बोर्ड में टॉप 10 ही नाम आते हैं। हाँ जी, तो एक मुस्कुराहट के साथ चलते हैं। कोई बात नहीं अक्षय जी, अगर कभी पोल लाए ना, अगर आपने सही आंसर दिया है तो मेरी ओर से अपनी पीठ थपथपा दें, है ना। और अगर गलत आंसर दिया तो उसको लिखने की गलती क्यों हुई है। चले जी, हालांकि आई विल मिस यू ऑल। हमारे यहाँ कहते हैं हम फिर मिलेंगे, हाँ, तो मुस्कुराते हुए चलेंगे ना यार, हाँ, मुस्कुराते हुए चलेंगे। चलिए, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय डियर कॉमियंस, मेरे प्यारे सुपरस्टार्स, अपकमिंग सुपरस्टार्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अच्छे से पढ़ो, होमवर्क यही है कि जितना पढ़ा दिया है उसको प्लीज एक बार रिपीट कर लें। थ्योरी अच्छे से पढ़ें, आपके इसमें थ्योरी बहुत बहुत आती है। एमसीक्यूज क्वेश्चन हम बहुत सारे करने वाले हैं अब धीरे धीरे, तो सबके लिए थ्योरी बहुत जरूरी है। एंड आई विल मिस यू ऑल, लव यू ऑल, ठीक है। एंड एक प्यार सा मोटो है, हैव अ स्माइल, स्प्रेड अ स्माइल, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराइए और मुस्कुराहट को पहला तरीका, इस तरीके से जीवन जीते रहिए कि जीते जीते मजा आने लगे। तो फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और दिन मुस्कुराते हुए, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।